चैप्टर 1 में हम मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 की वेटेज इतनी हैवी नहीं देखा जाए तो चैप्टर 1 का नेम डाल दो, थोड़ा सा बड़ा नेम है, अर्थशास्त्र कॉमा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र कॉमा अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र कॉमा अर्थव्यवस्था और केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। उनसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए तुम्हारे पास उसके संबंधित क्या होने चाहिए, संसाधन। उससे संबंधित तुम्हारे पास क्या हो जाना चाहिए, संसाधन हो जाना चाहिए। बिना संसाधन के तुम कोई सा काम नहीं कर सकते, किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, बिना संसाधन के तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मैं एक संसाधन की बात कर रहा हूं और सबसे मुख्य संसाधन होता है पैसा। पैसा हो गया, किसान के लिए भूमि हो गई, ठीक है, किसान के लिए बीज हो गए, एक व्यक्ति के लिए आय हो गई, ठीक है, मेरे लिए मार्कर हो गया, लाइट हो गई, ये रूम हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये, इतने लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सबके लिए अपना ही कुछ ना कुछ संसाधन होता है, ठीक है, किसी का कुछ है और किसी का कुछ है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ एक 10 रुपए का नोट है, मेरे पास सिर्फ एक 10 रुपए का नोट है और मेरी दो जरूरतें, एक तो मैं मार्कर खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैं एक मार्कर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उसके अलावा पढ़ना भी है तो मैं एक पेन भी खरीदना चाहता हूँ, मुझे अपना काम भी करना है, मुझे पेन भी चाहिए, ठीक है, और मुझे मार्कर भी चाहिए। 10 रुपए का नोट एक ही है मेरे पास और दोनों का रेट भी क्या है, 10 रुपए। पेन भी तुम्हारा कितने का आएगा बाजार से, 10 रुपए का, और मार्कर भी कितने रुपए का आएगा, 10 रुपए का। मुझे बताओ, 10 रुपए का नोट है एक और जरूरत है दो, लेकिन सोच कर देखो क्या इन 10 रुपए की जरूरत इन दो में लगाई जा सकती है या और भी बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। ये तो मैंने दो लिखे हैं अभी, इनका इस्तेमाल तो दुनिया भर की चीजों में लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, संसाधन है मेरे पास कम, संसाधन है मेरे पास कम और मेरी जरूरतें हैं ज्यादा। और मेरी क्या, अगर तुम नॉर्मली अपने लेवल पे देखो या किसी दूसरे के लेवल पे देखो या अपने पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, पड़ोसियों से पूछो, सभी के पास संसाधन होते हैं कम और जरूरत होती है हमेशा ज्यादा। ऐसे में हम संसाधन को बोल देते हैं कि संसाधन के अंदर क्या है, दुर्लभता। क्या पाई जाती है संसाधन के अंदर, दुर्लभता पाई जाती है। दुर्लभता कहने का मतलब ये कि आवश्यकता की तुलना में संसाधन हमेशा कैसे होते हैं, कम होते हैं। क्या कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर आवश्यकता की तुलना में संसाधन ज्यादा हो? तुमने देखा होगा कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा विकसित देश माना जाता है, नंबर 1 पोजीशन पर ही थोड़ी ना बोला गया उसे, अमेरिका को सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है। लेकिन हम वहां पर भी ये नहीं कह सकते कि जरूरत है कम और संसाधन है ज्यादा। हाँ, इतना कह सकते हैं जितनी जरूरत है उतने संसाधन उनके पास हैं, कम नहीं है, उनके पास संसाधन कम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब संसाधन होते हैं कम और आवश्यकताएं होती हैं ज्यादा, अक्सर ऐसी होता है, तो उन संसाधन को हम क्या कहते हैं, दुर्लभता। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है इस चैप्टर के लिए, दुर्लभता, तो प्रॉपर लिखना है, ठीक है। दुर्लभता की परिभाषा लिखो एक छोटी सी पहले, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस समस्या को हम खत्म नहीं कर सकते, हम खुद से ऐसा नहीं कर सकते कि दुनिया भर के संसाधन कहीं ना कहीं से ले आए, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इस समस्या को हम नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से इसको खत्म कर दो, पूरी तरह से खत्म करने को कौन कह रहा है, और खत्म हो भी नहीं सकती है, ठीक है। अगर होगी तो एकदम से नहीं होती है, ठीक है।
तो खत्म तो नहीं हो सकती, हाँ लेकिन इसको हम कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को अगर खत्म नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल कर लो, कम से कम कंट्रोल में कुछ तो चीज ठीक रहेगी, ठीक है, तो नियंत्रित तो कर ही सकते हैं। तो देखो यह एक सार्वभौमिक समस्या है। यह एक सार्वभौमिक समस्या है। यह एक सार्वभौमिक समस्या है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब लगभग सभी जगह पाई जाने वाली। बहुत ही कम ऐसी जगह होती है जहां पर यह समस्या नहीं होती, दुर्लभता की समस्या, वरना लगभग सभी जगह होती है, ठीक है। तो इसलिए सार्वभौमिक शब्द लगाया गया है, ठीक है। ये एक सार्वभौमिक समस्या है जिसमें आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं। संसाधन दुर्लभ का मतलब क्या है? आवश्यकता होती है ज्यादा और संसाधन होते हैं कम, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। संसाधन दुर्लभ होते हैं। इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु इसे नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल, नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। अब तुम्हें मालूम नहीं है कि दुर्लभता की वजह से, दुर्लभता तो खुद एक समस्या है, ठीक है, लेकिन दुर्लभता की वजह से एक समस्या और पैदा हो जाती है। वही वाला एग्जांपल लूंगा मैं। मान लो 10 रुपए तुम्हारे पास है, फिर से तुम एक मार्कर खरीदना चाहते हो या एक पेन खरीदना चाहते हो। चलो इस बार मैंने एक दो ऑप्शन और जोड़ दिए। 10 रुपए में तुम बाहर जाकर सर्दी का माहौल है, ठीक है, चाय पीना चाहते हो, ठीक है, और 10 रुपए में उसके साथ पकौड़े भी लेना चाहते हो। इतना कुछ डिमांड कर रहे हो, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, 10 का नोट पड़ा हुआ है और ख्वाहिश बना रहे हो इतनी सारी। मार्कर खरीदना चाहते हो, पेन खरीदना चाहते हो, टी लेना चाहते हो, और ये क्या लिख दिया, ठीक है, 10 रुपए में पकौड़े लेना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा ना, चुनाव करना पड़ेगा, आखिर में 10 रुपए किस पर खर्च करूं, क्योंकि भाई चारों चीजों को तो तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि नोट है तुम्हारे पास 10 और ख्वाहिशें तुम्हारी 4, क्योंकि संसाधन कैसे है हमारे पास, दुर्लभ। हमारे पास 10 का नोट सिर्फ एक ही है। 10 का नोट हमारे पास क्या माना जाएगा, संसाधन। 10 का नोट एक ही और जरूरतें हैं तुम्हारी इतनी सारी, तो तुम हर एक चीज तो खरीदने से रहे हो, तो तुम भूल जाओ कि हर एक चीज खरीद पाओगे, हर एक चीज नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, अब ऐसे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चुनाव। बताओ तुम अभी उसी चीज को तो खरीदना पसंद करोगे जो ज्यादा जरूरी है, ऐसी आवश्यकता जो तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम फिलहाल उसी को तो पूरा करोगे। लेकिन अगर मैं कह दूं तुम्हारे पास 10 की बजाय 100 का नोट है, बताओ क्या अब भी चुनाव करोगे? अब चुनाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है 100 रुपए में ये सारा सामान आराम से आ जाएगा, बल्कि पैसे बच भी जाएंगे, ठीक है। अब चुनाव करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ संसाधन दुर्लभ होते हैं, और अगर उनमें दुर्लभता है तो दुर्लभता की वजह से तुम्हें क्या करना पड़ता है, चुनाव। अपनी जरूरतों में से क्या करना पड़ता है, तुम्हें उन चीजों का चुनाव करना पड़ता है। तो दुर्लभता की वजह से एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहते हैं चयन की समस्या। कौन सी समस्या बोलते हैं उसे, चयन की समस्या। चयन की समस्या कहने का मतलब ये
कि तुम्हें अपनी आवश्यकताओं में से चूज करना पड़ता है, तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा किसी न किसी चीज का, तुम्हें किसी न किसी चीज को क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, तुम्हें उसका चुनाव करना है। बिना चुनाव के काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम्हारे संसाधन बढ़ा दिए जाए, जैसा कि मैंने बताया था 10 रुपए से कितने कर दिए थे, 100 रुपए, तब क्या तुम्हें चुनना पड़ा? तब नहीं चुना, लेकिन संसाधन भी तो बढ़ गए। लेकिन कहने से क्या होता है, रियल में ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाते हैं संसाधन। संसाधन हमेशा क्या रहते हैं, दुर्लभ। ठीक है, तो खैर दूसरी समस्या के बारे में लिखना, नंबर 2 डाल दो इस चैप्टर के लिए, और नंबर 2 में डाल दो चयन की समस्या। चयन की समस्या, तो चयन की समस्या में लिखना, संसाधन दुर्लभ होते हैं, संसाधन दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है उनकी हमेशा कमी होती है, कभी भी भरपूर मात्रा में नहीं होती। संसाधन दुर्लभ होते हैं और इसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वैकल्पिक का मतलब है बहुत सारे, एक के बाद एक, और इसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, और इसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जिनके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है, जिनके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है। पता है वैकल्पिक उपयोग है इसलिए चुनाव कर पा रहे हो। अगर तुम्हारे सामने में ये कह देता कि तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है और पूरी दुनिया में तुम सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हो, 10 रुपए की मार्कर, अब भी चुनाव कर पाते, अब चुनाव नहीं करते। अब तुम्हें मालूम ही है कि 10 रुपए से एक ही चीज आ सकती है, मार्कर, तो तुम मार्कर ही लेते। लेकिन वैकल्पिक उपयोग होते हैं, वैकल्पिक का मतलब संसाधन है एक, काम है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि भूमि है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है वो भूमि तुम किसी किसान को दे दो, वो इस पर क्या कर लेगा, खेती। अगर तुम्हारे पास भूमि है, हो सकता है तुम वो भूमि किसी किसान को दे दो, किसान इस्तेमाल कर लेगा। हो सकता है तुम किसी कंपनी को दे दो, वो उसे रेंट पर दे देगी। हो सकता है तुम इस पर कोई बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग से तुम्हें रेंट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक भूमि का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, तो तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा ना, क्योंकि संसाधन है एक और यूज करने वाले इतने सारे लोग हैं। लेकिन अगर मैं इनको हटा दूं तो क्या आप भी चुनाव करोगे? अब चुनाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैकल्पिक उपयोग कम हुए, अब तो वैकल्पिक उपयोग है ही नहीं, अब तो सिर्फ एक ही उपयोग है, किसान। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा उपयोग कैसे होते हैं, वैकल्पिक, बहुत सारे। अगर 1 रुपए का सिक्का भी है ना, उसके भी कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, ये तो फिर भी भूमि है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या, जिसके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है, चुनाव की समस्या पैदा होती है। ठीक है, तो अब इन दो डेफिनेशंस के बाद नीचे एक नोट लिखना, दूसरी डेफिनेशन के बाद एक नोट लिख लो नीचे। नोट में लिखना फर्स्ट पॉइंट, संसाधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में, संसाधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में, मुझे बताओ संसाधन आवश्यकताओं की तुलना में कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? संसाधन हमेशा कैसे होते हैं, कम। पैसे हैं कम, जरूरत है ज्यादा। ठीक है, चेयर है कम, बच्चे हैं ज्यादा। ठीक है, रूम है कम, परिवार है ज्यादा। ठीक है, हमेशा संसाधन कैसे होते हैं, कम। कहीं पर भी सोच लो, संसाधन कम ही रहेंगे, आवश्यकता ज्यादा होगी। ठीक है, संसाधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, संसाधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, सीमित होते हैं, जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है।
अब ये आर्थिक समस्या क्या है वो भी आएगा टॉपिक, अभी मैं बता दूंगा, फिलहाल लिख लो। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। आर्थिक समस्या क्या है और ये कौन कौन सी होती हैं वो भी टॉपिक आने वाला है, वही मेन टॉपिक है वैसे भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब इसको नहीं देखेंगे, 5 मिनट रुको तब आ जाएगा ये। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब नोट के अंदर ही लिखना सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में लिखो संसाधन के हमेशा वैकल्पिक उपयोग होते हैं। संसाधन के हमेशा वैकल्पिक उपयोग होते हैं। संसाधन के हमेशा वैकल्पिक उपयोग होते हैं ना। एक संसाधन और दुनिया भर के उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं संसाधन के। तो संसाधन के हमेशा कितने उपयोग होते हैं? वैकल्पिक उपयोग होते हैं, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं, जब बुक स्टार्ट कर ही रहे, इंट्रोडक्शन था अभी तक का, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या होता है। वैसे तो मैं एक मेन डिफरेंस बताता हूँ। व्यष्टि का मतलब हो जाता है नॉर्मली छोटा लेवल, और समष्टि का मतलब हो जाता है मींस बड़ा लेवल। जब मैं सिर्फ एक परिवार की बात कर रहा हूँ तब व्यष्टि, जब मैं पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? समष्टि, ठीक है। जब मैं सिर्फ एक कारखाने की बात कर रहा हूँ, चीनी बनाने वाला एक कारखाना, ठीक है, तो हो जाएगा व्यष्टि। और एक देश के अंदर बनाए जाने वाले चीनी कारखाने, मतलब चीनी के कारखाने देश के अंदर, तो पूरे के पूरे देश के अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी? समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब हो जाता है जब हम किसी एक के लिए काम कर रहे होते हैं या छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और समष्टि का मतलब एक बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। मान लो एक परिवार के अंदर एक बंदा बेरोजगार है। बेरोजगार तो तुम समझते ही होंगे। बेरोजगार का मतलब है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, वो बेरोजगार है एक परिवार के अंदर। तो ये टॉपिक कैसा हो जाएगा? व्यष्टि। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं पूरे देश की बेरोजगारी, पूरे देश की बेरोजगारी, तो वो टॉपिक कैसा हो जाएगा? समष्टि। तो समष्टि मींस बड़े लेवल पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और दूसरा टॉपिक मैंने बोल दिया वस्तुओं का कीमत स्तर। देखो ये वस्तु की सिर्फ कीमत है, और ये पूरा कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है ये, और ये सिर्फ प्राइस है, ठीक है। सोचकर देखो कौन सा व्यष्टि बनेगा, कौन सा समष्टि बनेगा, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं वस्तु की मांग, और मैं कह रहा हूं संपूर्ण मांग, तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा इन दोनों में से कौन सा व्यष्टि है और कौन सा समष्टि है, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डाल दो, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। टेबुलर फॉर्म बना देना, कई बार डिफरेंस आ चुका है, ये वाला टिक कर लेना। 3 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक कॉलम में लिख दो व्यष्टि और दूसरे कॉलम में लिख दो समष्टि। पहला डिफरेंस लिखना व्यष्टि के लिए, व्यष्टि के लिए लिखो फर्स्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब ये, व्यष्टि कहने का मतलब ऐसी अर्थशास्त्र, व्यष्टि कहने का मतलब ऐसी अर्थशास्त्र जब हम किसी भी समस्या का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से करते हैं। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल, एक के हिसाब से करते हैं। लेकिन समष्टि में हम उसी समस्या का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक के हिसाब से नहीं करते, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के हिसाब से करते हैं। जैसा भी मैंने बताया था, एक परिवार के अंदर एक बंदा बेरोजगार है, तो व्यक्तिगत नहीं हो गया, सिर्फ एक के हिसाब से हो गया। और समष्टि में मैंने बोला था पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, तो पूरे देश की बेरोजगारी मतलब समष्टि, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखना फर्स्ट पॉइंट में व्यष्टि के लिए।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समस्याओं का अध्ययन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। मतलब हम किस लेवल पर करते हैं? एक के लेवल पर। व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, ठीक है। लिख लो, जैसे जैसे एक उपभोक्ता, उपभोक्ता तो हम लोग समझते होंगे, खरीदने वाला व्यक्ति, खरीद कर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, उपभोक्ता, कॉमा एक कारखाना, कारखाना मतलब फैक्ट्री, एक कारखाना, लिख लो जैसे एक उपभोक्ता, कॉमा एक कारखाना, या एक परिवार, या एक परिवार। अब उस साइड लिखना समष्टि में, समष्टि में लिखो फर्स्ट पॉइंट, समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। मतलब पूरी कंट्री के लेवल पर काम कर रहे हैं, एक के लेवल पे काम नहीं कर रहे, पूरी कंट्री के लेवल पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। लिख लो, जैसे कि, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय अभी तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं सेकंड बुक पढ़ाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। मैं फिलहाल इतनी बात बता देता हूँ, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है पूरे देश की आय। तो मुझे बताओ, अगर पूरे देश की आय है तो समष्टि हुई या व्यष्टि हुई? ऑफ कोर्स समष्टि हुई, पूरे देश की आय हो रही है। राष्ट्रीय आय कॉमा रोजगार, रोजगार का मतलब यहाँ पर पूरे देश में रोजगार से है, ठीक है, रोजगार आदि। अब दूसरा डिफरेंस, व्यष्टि के लिए लिखना सेकंड पॉइंट, व्यष्टि के लिए लिखना सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में लिखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक व्यक्तिगत फर्म के, एक व्यक्तिगत, लिख लोगे ना, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, फर्म का मतलब होता है कारखाना, एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन और कीमत से, एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन और कीमत से होता है। मतलब जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो हम केवल किसकी स्टडी, किसका अध्ययन कर रहे होते हैं? एक फर्म का, सिर्फ एक कारखाने का, ठीक है। व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन और कीमत से होता है, व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन और कीमत से होता है। और साइड लिख लो, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के,
समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर से होता है। सामान्य कीमत स्तर से होता है मतलब यहाँ पर तो पूरे देश के कुल उत्पादन की बात हो रही है। पूरे देश के कुल उत्पादन की मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, और यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक कारखाने के उत्पादन की। यहाँ पर बात हो रही है पूरे सामान्य कीमत स्तर की, जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ उसके बनाए गए उत्पादन की कीमत की। ठीक है, तीसरा लिखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम व्यष्टि की स्टडी कर रहे होते हैं, मान लो अगर हम एक उत्पादक की बात कर रहे हैं, एक कारखाने के अंदर अध्ययन कर रहे हैं कि इसकी इनकम कितनी है, इसका खर्चा कितना है, इसकी कीमत कितनी है, ये एक साल में कितना उत्पादन कर लेता है, एक साल में इसको कितना फायदा हो जाता है। जब हम किसी एक के लिए काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना, हम समष्टि को क्या मानकर चलते हैं, स्थिर, कि समष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था को हम क्या मानकर चलते हैं, एक समान, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाकी सारे कारखानों को हम क्या मानकर चलेंगे, स्थिर। लेकिन जब हम समष्टि का अध्ययन करते हैं तो समष्टि में उल्टा है। समष्टि का जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि स्तर को हम क्या मानकर चलते हैं, स्थिर। ठीक है, तो एक तीसरा डिफरेंस लिख लेना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चरों को, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। मतलब जब हम व्यष्टि में पढ़ रहे हैं तो समष्टि को हम स्थिर मानेंगे, और जब हम समष्टि में पढ़ेंगे तो व्यष्टि को स्थिर मानेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। और उस साइड लिख लो, ये चर क्या होते हैं मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, चरों को स्थिर माना जाता है। और उस साइड लिखना, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चरों को, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। व्यष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। चर का मतलब होता है उदाहरण, मतलब व्यष्टि में हम किन किन का अध्ययन कर सकते हैं और समष्टि में हम किन किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। बताओ, एक परिवार का अध्ययन किया जा सकता है, एक कारखाने का अध्ययन किया जा सकता है व्यष्टि में, सभी कारखानों का अध्ययन, सभी परिवारों का अध्ययन किया जा सकता है समष्टि में। तो ये क्या माने जाएंगे, इसके चर। तो कुछ चर के उदाहरण लिख लो, फोर्थ में लिख लो, व्यष्टि चर जैसे मांग तथा पूर्ति, मांग तथा पूर्ति, व्यष्टि चर जैसे मांग तथा पूर्ति। मांग तथा पूर्ति कहने का मतलब है एक वस्तु की मांग और एक वस्तु की पूर्ति, एक वस्तु की मांग और एक वस्तु की पूर्ति। लेकिन अब मैं बोलूंगा समग्र मांग। समग्र मांग का मतलब होता है पूरे देश की मांग, पूरे देश के द्वारा की जाने वाली मांग। और समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति मतलब पूरे देश के द्वारा की जाने वाली पूर्ति। तो व्यष्टि चर होता है मांग तथा पूर्ति, और समष्टि चर होता है समग्र मांग तथा पूर्ति। तो लिख लो इसमें, समष्टि चर जैसे कुल मांग तथा कुल पूर्ति, वही समग्र मांग। समग्र का मतलब ये भी होता है कुल। ठीक है, तो समष्टि चर जैसे कुल मांग तथा कुल पूर्ति। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी डिफरेंस करने से पहले, ये डिफरेंस बंद हो गया, बस 4 पॉइंट है। डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लाइन लिखवाई थी नोट में, आर्थिक समस्या। एक टॉपिक आया था ना, आर्थिक समस्या, और मैंने बताया था
इसे अभी थोड़ा रुक कर करेंगे, आर्थिक समस्या। और चैप्टर का नाम तुमने देखा होगा, चैप्टर के नाम में केंद्रीय समस्या भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, देश की जो आर्थिक समस्या होती है ना, उसी को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय समस्या। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना आर्थिक समस्या, कह सकते हैं हम इसको, केंद्रीय समस्या को आर्थिक समस्या बोला जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था कई तरह की होती है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब एक देश की वो जगह जहां पर हम, तुम्हें मालूम है, अगर एक बंदा किसी चीज का उपयोग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग कर रहा है, तो बताओ उपयोग करने से पहले वो चीज बनाई जानी चाहिए ना, पहले वो चीज बनाई गई होगी तभी तो तुम उसका उपयोग कर रहे हो। कहने का मतलब ये, उपयोग करने वाला व्यक्ति जनरली हम क्या कह देते हैं, उपभोक्ता। जो व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है ज्यादातर हम उसे क्या बोल देते हैं, उपभोक्ता। क्या बोल देते हैं उसको, उपभोक्ता। और जो उस चीज को लगातार बना रहा होता है वो उसका क्या कहलाता है, उत्पादक। तो मुझे बताओ, अर्थव्यवस्था के अंदर इन दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थव्यवस्था में सिर्फ यही एक बंदा हो, उत्पादक, बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, और खरीदने वाला कोई है नहीं, तो क्या अर्थव्यवस्था चल पाएगी, नहीं। और अगर खरीदने वाला है, बनाने वाला कोई है नहीं, तो क्या ये कुछ खरीद पाएगा, नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए एक का होना और जरूरी है, सरकार। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं अर्थव्यवस्था। हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में अर्थव्यवस्था में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो एक बना रहा होता है, या तो सर एक खरीद रहा होता है, दूसरा बेच रहा होता है। इस समय यहाँ पर भी दो तरह के लोग हैं। मैं तुम लोगों को अपनी सेवा दे रहा हूँ, तो मैं एक उत्पादक हूँ, मैं सेवा बना रहा हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ। तुम उस सेवा को ले रहे हो तो तुम क्या माने जाओगे, उपभोक्ता। ठीक है, और पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, कोई छोटे लेवल पे तो कोई बड़े लेवल पे। और जरूरी नहीं एक उपभोक्ता हमेशा उपभोक्ता ही रहता है, हो सकता है वो भी एक उत्पादक हो। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक उत्पादक हूँ, लेकिन मैं भी तो कहीं पे जाके पढ़ता हूँ, तो मैं क्या माना जाऊंगा उस केस में, उपभोक्ता। ठीक है, तो एक उपभोक्ता उत्पादक हो सकता है और एक उत्पादक भी उपभोक्ता हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था समझ में आ रही होगी। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ऐसा स्थान जहां पर उत्पादक, उपभोक्ता, सरकार मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, और देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालते हैं, देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखना है, तो उससे पहले डेफिनेशन लिख लो, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है वो लिख लो। तो लिखना, ये एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र में, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। हमें अर्थव्यवस्था के द्वारा ही, हमें अर्थव्यवस्था के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं के बारे में, हमें अर्थव्यवस्था के द्वारा ही
आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता चलता है। आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता चलता है। अर्थव्यवस्था के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्थाएं भी कई तरह की होती हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।